स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी हमने कल जो क्लास 8 के हिस्ट्री क्लासेस थे उसको हमने कवर कर लिया है। पूरा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, उसका कोर्स। तो अब हम नागरिक शास्त्र की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा लोकतंत्र। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और अच्छे से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों पर भी बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा भी करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके ये हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। यदि जो पार्टी है, संस्था है या किसी व्यक्ति के दबाव में आकर अगर आप अपना मतदान करते हैं, वोट किसी और को देते हैं, तो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है, इसे जनता को क्या लाभ होता है, उदाहरण देकर समझाइए। संचार माध्यम तो आप जानते ही हैं क्या होता है। सोशल मीडिया पर आप दिन भर लाइव रहते हैं, क्या होता है इसका मतलब, जिस किसी को पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम आपको अभी तक बताते हैं। देखिए, मीडिया अंग्रेजी शब्द के मीडियम शब्द का बहुवचन है। क्या है मीडिया? अंग्रेजी शब्द के मीडियम शब्द का ये बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इनसे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं। इनसे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं, वो लाभ क्या हैं वो हम देखते हैं। देखिए, इसके द्वारा जनता केंद्र को राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है, सरकार एवं उनसे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। और तीसरा, ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन भी है मीडिया। और नंबर 4 में बताया गया है, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है। कौन? ये संचार माध्यम, जिसे मीडिया कहते हैं। देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से आप अवगत ये कराएगा आपको। तो इस प्रकार मीडिया का जो क्वेश्चन था उसको भी हमने कवर कर लिया। क्या था, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय था, तो ये आपने भी देख लिया। कहने का मतलब मीडिया होता क्या है, जैसे अभी आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इस फ़ोन के माध्यम से कहीं आप मोटू पतलू देख रहे हैं, कहीं आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको देश विदेश की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इसे आप मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग में ला सकते हैं, इसे अपनी जानकारी के रूप में इस्तेमाल ला सकते हैं। न्यूज़, जीके जीएस क्लासेस भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे एसएस लाइफ टाइम चैनल पर। कहने का मतलब है, मीडिया से आप कहीं अच्छी जानकारियाँ तो कहीं बुरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यही संचार माध्यम होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए, प्रतिनिधि चुनते समय आपको सबसे पहले, वो कहीं का हो, ग्राम पंचायत का हो, संसद हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सबसे पहले आपको उनके शिक्षित होने का प्रमाण भी होना चाहिए, योग्य हैं, अनुभवी होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, तो उनमें जो लक्षण होने चाहिए, या देखिए शिक्षित होने चाहिए, योग्य होने चाहिए और अनुभवी होने चाहिए, तो ऐसे को हम अपना वोट देते हैं, ठीक है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। वो अधिकार क्या हैं वो हम देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए। नंबर 1, राजनीतिक अधिकार। क्या है राजनीतिक अधिकार, चलिए देखते हैं क्रम से। भारत का कोई भी नागरिक संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकता है। भारत का कोई भी नागरिक हो जिसकी आयु 21 प्लस है, कहने का मतलब 21 से अधिक है,
वो संविधान के अनुसार चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है या चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। और चौथा है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल हो, या फिर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। जो मतदाता होता है वो गुप्त मतदान करता है। उसके बाद देखेंगे सामाजिक अधिकार क्या हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई। लोकतांत्रिक शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक तथा शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। तो ये तो सामाजिक अधिकार है। और चौथा है, आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। ये तो थे कुछ सामाजिक अधिकार। ठीक है। इस प्रकार आपने सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों के बारे में भी सीख लिया, क्या होते हैं राजनैतिक और क्या होते हैं सामाजिक अधिकार। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर आप लिखित एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछा जाएगा। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है वो देखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है, उदाहरण देकर समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ये 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है। तो राजनीतिक देखिए दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों अनिवार्य है वो हम देखते हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना अनिवार्य होता है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो आई होप आप ये भी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप से समझाइए, क्या है ये, चलिए जानते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग सूचना कार्यक्रम की घोषणा करता है। तो इस प्रकार आपने चुनाव की प्रक्रिया को भी संक्षिप्त में समझ लिया है। और उसके आगे भी कुछ दिया था। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कराता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता क्या होती है इसको हम किसी नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर कोई कमेंट में करता है तो हम बता देंगे उसको। ठीक है। और चुनाव प्रचार मतदान करने की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र EPIC लेकर मतदान केंद्र पर जाएं। अपना मत अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या EVM का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया कि चुनाव प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए।
देखिए उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते। सोचिए ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा, ये एक बड़ा कारण बन सकता है। ठीक है इसके लिए, और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे किसके अनुसार सजा मिलती है, तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। संविधान में भारत को घोषित किया गया है लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। मतदान करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था है। किस प्रकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो इस प्रकार आपने पार्ट 1 नागरिक शास्त्र का जो था हमारा लोकतंत्र उसको भी कवर कर लिया है आपने। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में भी शेयर करें।